वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स में जीएसटी के आगे जो हम कल तक कंप्लीट कर चुके थे, जस्ट लाइक जैसे सीजीएसटी आईजीएसटी ये सब क्या होता है। मैं वैट के बारे में बताता हूँ। देखो अब थोड़ा सा एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो वैट का ही एक न्यू वर्जन है हमारा जीएसटी। वैट क्या होता है? वैट होता है वैल्यू एडिड टैक्स। इसमें कुछ कमी रही होंगी तभी जाके जीएसटी आया। देखो एक्चुअल में क्या होता था इसके अंदर में, इसमें हर एक पॉइंट पे टैक्स लग रहा था, वैल्यू एडिड टैक्स। यानी कि जब भी प्रोडक्ट में कुछ भी इंक्रीमेंट हो रहा था तो उस हर पॉइंट पे एक टैक्स लग जा रहा था। अब जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा कास्केडिंग इफेक्ट होने लगा। कास्केडिंग इफेक्ट क्या कि यार जो ऑलरेडी जिस प्रोडक्ट पे टैक्स लग चुका है, अब उस प्रोडक्ट पे दोबारा टैक्स लग के वो प्रोडक्ट सामने खरीदा जा रहा है। अब ये सबसे बड़ी कमी हो गई थी। हालांकि वैट का ही जीएसटी एक ऐसा न्यू वर्जन है, बट जो इश्यूज वैट में आ रहे थे वो टैकल आउट करेंगे इस जीएसटी में। सबसे मेन बड़ा इशू जो था वो कास्केडिंग इफेक्ट का था कि ऑलरेडी किसी भी एक प्रोडक्ट पे टैक्स लग चुका है और वो टैक्स लगने के बाद फाइनली भी उस पर टैक्स लग रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था, ठीक। और प्लस इसको लाया भी इसलिए गया था कि यार एक एक काम कर देते हैं कि जो टैक्स इवेजन है वो कम हो जाएगा, एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम की तरह चीज़ें हो जाएंगी। हालांकि इसके पीछे की जो वैट को लाने की जो मंशा थी वो यही थी कि सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन होगा। इसकी वजह से जो एक फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी एक काफ़ी बेहतर वे में चलेगा, और जो एक प्रोसेस है इकोनॉमिक रिफॉर्म का और जो मार्केट इकोनॉमी की तरफ हम जो भी कुछ लेंगे रिफॉर्म, वो भी एक बेहतर वे में ले सकते हैं कि यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक। तो ये इसका जो एक मेन मोटो था वो एक बहुत बढ़िया था, लेकिन मेन इशू जो आ रहा था वो इसमें ये आ रहा था। प्लस इसके अलावा क्या आ रहा था कि जो स्टेट थे, स्टेट में अलग अलग टैक्स सिस्टम चल रहा था, यानी कि एक यूनिफॉर्मिटी टैक्स में नहीं थी। उत्तर प्रदेश में कुछ और टैक्स लग रहा है प्रोडक्ट पे, महाराष्ट्र में कुछ और टैक्स लग रहा है प्रोडक्ट पे, तमिलनाडु में कुछ और टैक्स लग रहा है प्रोडक्ट पे, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जा रही थी। और एक जो प्रोडक्ट का प्राइस था वो फ्लक्चुएट कर जा रहा था स्टेट वाइज स्टेट। अब क्या होता है कि इसके ऊपर में कमेटीज़ भी बैठती हैं, कमेटीज़ रिकमेंड करते हैं, जस्ट लाइक जैसे केलकर कमेटी वगैरह भी बैठती हैं। केलकर कमेटी और जो एक दूसरी है आपकी चिल्लिया कमेटी, एक केलकर कमेटी आपकी बैठती है, केलकर और चिल्लिया कमेटी करके बैठती है, ठीक। एक मतलब इसकी सक्सेस वगैरह को भी देखती है। मतलब अगर आप पहले का भी मैं अगर आपको उसको कुछ बताऊं, 1996 में एक और टैक्स चलता था जिसको सैनवेट के नाम से जाना जाता है। सैनवेट यानी कि कुछ नहीं था, ये एक एक्साइज ड्यूटी को कलेक्ट करने के लिए लाया गया था। एक्साइज ड्यूटी यानी कि जो कोई भी प्रोडक्ट आपका आ रहा है बाहर से तो उस पर ये सैनवेट वगैरह लगता था, ठीक। तो ये जो क्या नाम है केलकर कमेटी वगैरह थी ये बैठी, तो इसने इसके लूप होल वगैरह देखे और इन्होंने इनिशिएट करा प्रोसेस इसमें चेंज वगैरह करने के लिए। तो एट लास्ट फाइनली अगर आप देखते हैं तो फाइनल में जाके ये जो जीएसटी बिल है वो इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में, केलकर कमेटी की रिपोर्ट वगैरह बनाई जाती है। तो ये जो न्यू टैक्सेशन वगैरह था ये लाने की बहुत सालों से प्रक्रिया चल रही थी। ये नहीं कि जीएसटी सीधा एकदम एनडीए गवर्नमेंट आई उसने एकदम इंट्रोड्यूस कर दिया, नहीं। ये जो प्रोसेस था जीएसटी का वो काफ़ी दिनों से चल रहा था। 2006 में रिपोर्ट वगैरह आती है तो डिसाइड करते हैं इंट्रोड्यूस करने का न्यू टैक्स सिस्टम फाइनेंशियल ईयर 2010-11 में, लेकिन कंसेंसस नहीं बन पाता है सेंटर एंड स्टेट के बीच में, तो उस टाइम पर ये इंट्रोड्यूस नहीं हो पाता है। तो धीरे 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 ये जो टाइम है वो बीतता जाता है। तो 2016 में फाइनली एक 101 अमेंडमेंट बिल आता है 2016 में, और वो पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया जाता है 2016 में ही, और फिर बाद में इम्प्लीमेंट हो जाता है जीएसटी। और जो जीएसटी इम्प्लीमेंट होता है उसके अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें लाई गई थी, ठीक। बाकी तो मैंने आपको बता दिया कि 3 श्रेणी में ये लगता है। लेकिन अब इसके अंदर क्या चीज़ करा गया था, जस्ट लाइक जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल जो है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है एक स्टेट को, रेवेन्यू। अगर आप देखें दिल्ली में कोरोना के टाइम पे सबसे पहले इस अल्कोहल को ही अलाउ करा गया था और एक दिन में काफ़ी करोड़ों रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा हो गया था। और ये जो अल्कोहल है ये इस जीएसटी से बाहर है, ये जीएसटी से बाहर है। और जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं जस्ट लाइक क्रूड पेट्रोलियम या मोटर स्पिरिट पेट्रोलियम या हाई स्पीड डीजल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, एविएशन टरबाइन फ्यूल हो गया, ये सारे इस जीएसटी यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करेगा कि वो कितने का
प्राइस देते हैं। अब इसमें मैं एक चीज़ बता दूं, हालांकि मैं प्रमोट नहीं करूँगा ये सब चीज़ें। जो दिल्ली में लोग रहते हैं उनको लगता है कि जो अल्कोहल है वो हरियाणा से लेने चले जाते हैं, गुड़गांव वगैरह साइड चले जाते हैं, दिल्ली में महंगा लगता है। तो कुछ बोलते हैं कि ये जो बियर्स है वो हरियाणा में महंगी है, दिल्ली से ले लेते हैं। मतलब सबका अलग अलग रहता है। दिल्ली के अगर आप लोगों का देखोगे या गुड़गांव में जो रहते हैं लोग, उनसे आपके फ्रेंड होंगे, कभी बात करना आपको पता चलेगा। ठीक, इस जीएसटी ने और क्या चीज़ करी कि इसके अंदर में इसने एक सेंट्रलाइज सिस्टम लेके आया। सेंट्रलाइज सिस्टम इन द सेंस कि वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स वाला सिस्टम। अब वन नेशन वन टैक्स क्या हुआ, इसने जितने भी 8 टैक्स थे, 8 टैक्स को सब्स्यूम कर लिया। यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन भी बना है टैक्स के सब्स्यूम से रिलेटेड। 8 टैक्स जो लगते थे वो सारे अब जीएसटी के अंदर में लगेंगे, यानी कि जीएसटी का नाम दे देगा। और कितने टैक्स सब्स्यूम हो गए? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, मैंने सीईडी लिख दिया। ड्यूटीज ऑफ एक्सरसाइज मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस करके था। एडिशनल टैक्स, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, ठीक, एडिशनल ड्यूटीज़ ऑफ ये जो थी स्पेशल ड्यूटीज़ ऑफ कस्टम और काउंटर वैलिंग ड्यूटीज़ पे लग गया। और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सरचार्ज टैक्स, इन सारे टैक्सेस को सब्स्यूम कर दिया गया। ठीक, और इसके अलावा जो टोटल 9 स्टेट के टैक्सेस थे, जस्ट लाइक स्टेट का वैट लगता था, स्टेट का वैट लगता था, वो भी सब्स्यूम हो गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे स्टेट के वैट के अलावा सेंट्रल सेल्स टैक्स, SCST, सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गया, सरचार्ज हो गया, सरचार्ज सेस हो गया। ठीक, तो ये सारे मतलब सरचार्ज तो चलो हो गया, ये लग्जरी टैक्स हो गया, एंट्री टैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट एंड अम्यूज़मेंट टैक्स हो गया, और टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट हो गया, परचेज टैक्स हो गया, टैक्सेस ऑन लॉटरीज हो गया, बैटिंग हो गया, गैम्बलिंग, स्टेट सरचार्जेस, सेसेस, ये सारे सब एक ही कैटेगरी में आ गए जिसको बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक, और अगर आप देखें तो इसने पूरा एक यूनिफॉर्मिटी ला दिया, यूनिफॉर्मिटी ला दिया। ओके, अब यूनिफॉर्मिटी लाया तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अब ये जो सारे प्रोसेस थे वो ऑनलाइन वगैरह होने लगे। ऑनलाइन अगर आप देखेंगे तो एक जो हशल होता था कि हाँ यार बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है टैक्स भरने में, ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें इसने ख़त्म कर दी। और एक ये क्या लेके आए, एक ई वे बिल लेके आए। ई वे बिल यानी कि 50,000 से ऊपर का कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लेके जा रहे हैं तो उस व्हीकल वगैरह से, तो एक ई वे बिल निकलता है। ठीक, 50,000 से ऊपर वाले प्रोडक्ट पे। हालांकि ये थ्रेशोल्ड लिमिट अभी भी है, यानी कि अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदा है तो आपके पास ई वे बिल होना चाहिए 50K से ऊपर का। ठीक, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हैं तो इसमें एक जीएसटी नंबर मिलता है। ठीक, और जीएसटी पोर्टल पे आपको अपने आप को क्या करना पड़ता है, जस्ट लाइक आपका रिटर्न भरना पड़ता है कि आपने कितना पूरा भरा, ठीक, जीएसटी वगैरह। ओके, मतलब सारा जो कंप्लाइंस है अब वो आपका ऑनलाइन वगैरह हो गया एक अच्छी तरीके से। और बाकी जीएसटी काउंसिल मैंने आपको बताई थी कि एक जीएसटी काउंसिल आ गई। जीएसटी काउंसिल ये डिसीजन बनाती है कि कितना टैक्स रहेगा कितना नहीं। जैसे अगर इस साल का बजट देखें तो इस साल के बजट भी अलग है, जस्ट लाइक जैसे इनकम टैक्स है, और ये सारी चीज़ें रिवाइज होती रहती हैं हर साल में। ठीक, तो वो स्लैब वगैरह लाते रहते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट किस में आएगा कितना नहीं। जस्ट लाइक जैसे अलग अलग की 18% टैक्स के दायरे में ये आएगा, 28% में लग्जरी टैक्स, लग्जरी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक, वो वाली चीज़ें होती हैं। ओके, तो ये तो था एक ओवरऑल आपके जीएसटी के बारे में। इसके अलावा भी टैक्सेस होते हैं, जस्ट लाइक जैसे कमोडिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसको सीटीटी बोलते हैं। 2013 और 14 में ये एक इंट्रोड्यूस होता है, बेसिकली रीइंट्रोड्यूस करा जाता है कमोडिटीज़ एंड ट्रांजैक्शन टैक्स को। यानी कि ये जितनी भी नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी होती हैं ये उन पर लगता है। यानी कि ये जो ये एक टैक्स है सिमिलर टू सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी यहाँ पे एसटीटी लिख देता हूँ। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की तरह ही है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। यानी कि कोई भी कमोडिटी आपके ट्रांसफ़र हुई है ना, उसके ऊपर लगने वाला टैक्स कमोडिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स कहलाता है। यानी कि जो कोई भी आपने कमोडिटी का ट्रांजैक्शन करा है, ठीक, नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी खासकर, नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी खासकर। सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स ये एक टैक्स है जो कि मतलब बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये 2004 में आया था, 1 अक्टूबर 2004 में आया था। ये कलेक्ट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये स्टॉक एक्सचेंजेस वगैरह पे लगता है, जस्ट लाइक जैसे ये एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की तरह ही है।
मतलब ऐसा समझ लो कि जो कोई भी आपने सिक्योरिटीज़ वगैरह का ट्रांजैक्शन करा है स्टॉक मार्केट वगैरह में, और वहाँ पे जो टैक्स लगेगा सिक्योरिटीज़ के एक्सचेंज पे, चाहे आपने बॉन्ड खरीदे हों, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदी हों, डिवेंचर्स खरीदे हों, करेंसी डेरिवेटिव्स खरीदे हों, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, इन सब पे जो लगने वाला टैक्स है वो सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स कहलाता है। इसके अलावा आता है आपका कैपिटल गेंस टैक्स, जिसको सीजीटी बोलते हैं, जिसको सीजीटी कैपिटल गेंस टैक्स, यानी कि ये जो होता है, जो भी आपने एक प्रॉफिट कमाया है किसी भी एक एसेट पे, ठीक है, किसी भी एक एसेट पे। और ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, यानी कि एक कुछ ऐसे सिक्योरिटी होती हैं जो कि शॉर्ट समय के लिए आप रखते हैं और उनसे प्रॉफिट कमाते हैं, जस्ट लाइक जैसे 36 महीने यानी कि 3 साल के अंदर में आपने उस पर कुछ प्रॉफिट कमा लिया, या 12 महीने के अंदर में आपने प्रॉफिट कमा लिया, जस्ट लाइक जैसा शेयर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं आपने, तो उस पर वो टैक्स लगता है, रेट डिफरेंट डिफरेंट रहता है। तो जितना आपने प्रॉफिट कमाया होता है उस पर 15% का टैक्स लग जाता है, और ये डिपेंड करता है कि अभी कितना चल रहा है कितना नहीं चल रहा है, वो आप देख लीजिएगा कि। और ये आपको लोगों को टास्क देते हैं कि अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना परसेंट चल रहा है, लॉन्ग टर्म कितना चल रहा है। लॉन्ग टर्म यानी कि जो लंबे समय तक, यानी कि जो कि 3 साल के बाद कोई भी आपने कुछ भी बेचा है, जस्ट लाइक आपके पास ऐसी कोई कैपिटल रखी है, या आपने कूपन बॉन्ड वगैरह इन सब से इतना पैसा कमाया है, तो उस पर जो लगने वाला टैक्स है वो आपका लॉन्ग टर्म गेन टैक्स होता है। ओके, फिर इसके अलावा भी और भी टैक्स होते हैं, जस्ट लाइक जैसे आपके कॉरपोरेट टैक्स होता है, एक होता है कॉरपोरेट टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स यानी कि जितनी भी ये कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, कॉरपोरेट टैक्स, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो ये पैसा प्रॉफिट कमाती हैं, तो उन पे भी टैक्स लगता है, लगभग 23% लगता है। और इसी की वजह से अगर आप देखते हैं तो काफ़ी लोग प्रिफर करते हैं, जिस भी स्टेट, जिस भी कंट्री के अंदर में कम कॉरपोरेट टैक्स रहेगा तो वो वहाँ पे जाके अपनी कंट्रीज़, वो अपनी कंपनीज खोलते हैं। उनको टैक्स 7 कंट्रीज़ बोला जाता है जहाँ पे टैक्स रेट कम रहता है। ठीक, हमारे यहाँ तो आई थिंक 23% के आसपास चल रहा था, फिर 28% कर दिया था, 28% करने की सोच रहे थे। एक बार बोला गया था कि पूरे वर्ल्ड में एक ही यूनिफाइड लाया जाए कॉरपोरेट टैक्स, जिससे कि कोई भी कंपनी जो है वो सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ में जाके ना खोले अपनी कंपनी जहाँ पे टैक्स कम है, बाकी अदर कंट्रीज़ का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक, बट वो चीज़ इतनी हो तो नहीं पाई, बट हाँ ठीक है। कॉरपोरेट टैक्स यानी कि पूरा एकदम लगता है जो भी कंपनी है उस पर तो एडिशनल भी लगता है, एक CSR होता है, यानी कि कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। अपने जितने भी टर्नओवर है उसका 2% उसको खर्च करना पड़ता है एक सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। जस्ट लाइक जैसे नहीं होता है कि अगर आप 100 करोड़ रुपए कमा रहे हैं तो उसका जो 2% आप लोगों की भलाई के लिए लगाते हैं, या तो आप गवर्नमेंट को दे दीजिए या अपनी तरफ से कुछ ऐसे इनिशिएटिव ले लीजिए। ठीक, मतलब जस्ट लाइक जैसे पेड़ लगा दिए किसी कंपनी ने, काफ़ी सारी कंपनीज कुछ ना कुछ करती रहती हैं सोसाइटी के लिए, तो वो अपने कॉरपोरेट सोसाइटी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो पैसा है उसको इस्तेमाल करती है। ऐसा नहीं कि वो खुद ही अपने मन से कर रही हैं, हालांकि कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो कि अपनी तरफ से चला देती हैं। ठीक, कई बार आपको ऐसे देखने को मिल जाता है कि कुछ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो स्कॉलरशिप ले आते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में कई बार क्या होता है कि वो अपने CSR का ही इस्तेमाल करके स्कॉलरशिप कर देते हैं, और उनका एकदम ब्रांडिंग हो जाती है, और बच्चे स्कॉलरशिप समझ के और यहाँ पे मतलब उस इंस्टीट्यूट को काफ़ी अच्छा समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो CSR का इस्तेमाल करके स्कॉलरशिप वाली चीज़ लेके आए हैं, क्योंकि वो अपना 2% जो है वो इसमें दिखा देते हैं कि हमने यहाँ खर्च कर दिया। बच्चों को थोड़ी पता होता है स्टार्टिंग में ना उनके माँ बाप को, तो वो एकदम पूरा उसमें आ जाते हैं। बट ठीक है, अच्छी बात है। एट द एंड स्टूडेंट्स का फ़ायदा होना चाहिए, एस्पिरेंट का फ़ायदा होना चाहिए, चाहे कैसे भी हो रहा हो। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत चीज़ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी करते रहना चाहिए। एस्पिरेंट का फ़ायदा हो रहा है तो हर एक चीज़ ठीक है भाई। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जिसको DDT बोलते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, यानी कि जो कोई भी ये मतलब शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनीज़ में, उनको जो प्रॉफिट मिलता है ना, कंपनीज़ के जितने भी शेयर होल्डर होते हैं, तो जितना भी प्रॉफिट है फिर उसमें डिवाइडेंड होता है। मतलब मान लीजिए एक कंपनी में 5 लोग हैं और 5 लोगों में वो जो प्रॉफिट हुआ 100 करोड़ रुपए का, वो इन सब में बटेगा, और जब वो बटेगा तो उस पर टैक्स लगेगा। ठीक, उस पर टैक्स लगता था, तो यही एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बोला जाता है। ओके, तो इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ओके,
लेकिन कई बार ये बोला जाता है कि यार ये गवर्नमेंट जो है वो टैक्स तो लेती रहती है, लेकिन हमें इतनी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करती है ये सब। आखिरकार इस सारे पैसे का होता क्या है? अगर हम जो भी हम टैक्स दे रहे हैं, देखो उस सारे पैसे क्या होता है, ये जो जितनी भी सब्सिडीज़ होती हैं वो सब प्रोवाइड करी जाती हैं। ठीक है, सब्सिडीज़ जो होती हैं गवर्नमेंट, मतलब प्रायोरिटी यही होनी चाहिए, एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है, एजुकेशन में स्पेंड करा जाता है। अब वो कौन गवर्नमेंट ने कितना पैसा स्पेंड करा कितना नहीं, अब उस डिबेट में मैं नहीं जाऊंगा, बट हाँ, और एजुकेशन में कितना कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए कितना कर रहे हैं, स्किलिंग करने के लिए कितना कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स कितनी लेके आ रही है, स्कीम्स लोगों के वेलफेयर के लिए क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है। तो अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग चीज़ें इंट्रोड्यूस करती है लोगों के वेलफेयरिस्टिक अप्रोच के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। ठीक, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं आपके पैसे से। पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए तमाम प्रोग्राम चलाए जाते हैं कि लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जाए। ये लोगों जो बिलो पॉवर्टी लाइन हो लोग होते हैं उनको खाने पीने का राशन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाती हैं आपको। ठीक, तो ये इनकी प्रायोरिटी होती है हालांकि, और वो जो सारा पैसा होता है वो कहाँ किसका होता है, वो आप लोगों का ही होता है, हम सब लोगों का होता है, जो कि गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है इन सब चीज़ों में। अब वो एक डिबेटेबल पार्ट है कि यार ये गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है, वो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है, लेकिन हाँ एक्चुअल में फैक्ट बात तो ये है कि इन सब चीज़ों में ही पैसा इस्तेमाल करना होता है आपको, जो भी टैक्सेशन से आप लोगों ने पैसा कमाया है। ठीक, और गवर्नमेंट ने टैक्स पे करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी कि ऑनलाइन सिस्टम आ गया, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बनाने की कोशिश करी कि अब आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए ये जो टैक्स वाला था ये भी आपका फिनिश होता है यहाँ पे। अब हम चैप्टर नंबर 15, वो 15 बोल रहा हूँ, हम चैप्टर नंबर 18 देखते हैं। चैप्टर नंबर 18 जो कि है क्या, जो कि क्या है, पब्लिक अकाउंट, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, फाइनेंस पब्लिक फाइनेंस पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। तो इस पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया में बेसिकली क्या है, ये जो बजट वगैरह आता है इससे रिलेटेड हम चीज़ों को जानेंगे कि बजट क्या होता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, इंडियन फिस्कल सिचुएशन कैसी चल रही है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। ठीक, जो बजट होता है एक्चुअल में अगर आप देखें, जैसे अभी रिसेंटली में ही बजट पेश करा गया पार्लियामेंट के अंदर में, जो बजट है, ये बजट जैसा शब्द आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। आर्टिकल 112 के अंदर में एक चीज़ मेंशन है, क्या मेंशन है बताओ, एनीवन अगर किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, अगर पॉलिटी पढ़ी है तो। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है, कोई भी बजट जैसा शब्द नहीं है। यानी कि पूरे साल का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी करा जाएगा, और जिसके अंदर बजट के अंदर बताते हैं इनका एक कि ये पूरे साल में कहाँ कहाँ कितना पैसा खर्च करेंगे, किस चीज़ को बूस्टअप करेंगे, किस चीज़ को कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड लेके चलने वाले हैं ये। ठीक, तो पूरा पैसा एलोकेट जो करते हैं वो दिखाते हैं, और जो सारा पैसा क्या होता है वो जो टैक्स के रूप में आया हुआ होता है। ठीक, कि कितना पैसा कहाँ जाएगा कितना नहीं। और बाकी मैं आपको वैसे हो सकता है कि मैं बजट भी करा दूं, बट अभी पहले ये इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर लेते हैं। बजट के अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। ठीक, तो वो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ बता देता हूँ, एक होता है फिस्कल डेफिसिट, एक होता है फिस्कल 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 पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में तो आपको मैंने बता ही दिया है डिफरेंस पहले भी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, जो कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा लाई जाती है, और मॉनेटरी पॉलिसी जो कोई भी पॉलिसी किसके द्वारा लाई जाती है, आरबीआई के द्वारा, उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तो गवर्नमेंट अपनी एक फिस्कल पॉलिसी लेके आती है। ठीक, लेकिन आपने एक फिस्कल डेफिसिट भी सुना होगा, क्या कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपये, यानी कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को आमदनी तो हो रही है कितने रुपए की, मान लेते हैं 10 रुपए की, लेकिन इसका जो खर्च हो जा रहा है वो 20 रुपये हो जा रहा है। अब ये जो 20 रुपये खर्च हो रहा है, सर आमदनी 10 और खर्च 20 रुपये कैसे हो गया, इस तो इसका मतलब है कि इसने 10 रुपये उधारी पे लिया है। तो ऑब्वियसली बात है ये किस चीज़ में जाएगा सर, डेफिसिट में जाएगा। तो यानी कि ये क्या हो जाता है, फिस्कल डेफिसिट हो जाता है। फिस्कल डेफिसिट, अगर आप देखेंगे ना, बजट का जो मैक्सिमम पैसा है वो इस पैसे का इंटरेस्ट देने में ही हम देते हैं। यानी कि गवर्नमेंट का बजट में सबसे ज़्यादा पैसा इंटरेस्ट देने में जाता है। क्यों? क्योंकि लोन लिया होता है, लोन पे इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो जो मैक्सिमम पैसा अलोकेट होता है ना, वो इंटरेस्ट में ही जाता है हमारा। ओके,
तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है ये मैंने आपको अभी बताया। अब देखते हैं कि किस तरीके से बजट में चीज़ें होती हैं, किस तरीके से नहीं। मैं आपको पूरा बजट भी दिखा के भी कराऊंगा अभी, लेकिन वो बाद में कराऊंगा। देखो, दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होता है प्लान एक्सपेंडिचर, एक होता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। चलो ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना ये अभी करेंगे, लेकिन पहले आपको मेन टर्म्स बताता हूँ, फिर उसके अलावा करते हैं। ओके, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बता ही देते हैं। एक होता है प्लान एक्सपेंडिचर, प्लान एंड नॉन प्लान। मतलब इसको ऐसे समझ लो यार कि कोई भी पैसा आपके द्वारा प्लान करके खर्च करा गया है और कोई भी पैसा आपके द्वारा बिना प्लान के खर्च करा गया है। मतलब आप कई बार क्या होते हैं, आप प्लानिंग लेके चलते हैं 1,000 रुपये ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन बीच में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं तो आपका इधर भी पैसा चला जाता है। आपने सोचा होगा कि अरे 500-600 की शर्ट ले लेंगे, एक पैंट ले लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन आपका पैसा कहीं और ही चला जाता है। ठीक, तो उसका कोई प्लान भी नहीं था, लेकिन वो पैसा आपका कहीं और चला गया, वो खर्च हो गया, आपको नहीं पता कि वो कैसे आया कैसे नहीं हुआ। ठीक, हालांकि डीसी रंगराजन जी जो थे, इनके द्वारा एक हायर पावर पैनल हेड करा गया था 2011 में, तो उन्होंने सजेस्ट करा कि वो प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को क्या करेंगे, उसको रिफॉर्म करा कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ठीक, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में प्लान एंड जो नॉन प्लान डिस्ट्रिक्शन है बजट में, वो कई बार काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट कर देता है। ठीक, काफ़ी सारी टसल वगैरह ये सारी चीज़ें क्रिएट कर देता है। तो फाइनली अगर हम देखते हैं तो हम किस पे जाते हैं, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे, कि हमारा कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ कहाँ खर्च नहीं हुआ। ठीक, तो वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर को हमने डिवाइड करा कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, वो हम देखेंगे अभी। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखो गवर्नमेंट के पास पैसा आना ज़रूरी है। सबसे पहले रेवेन्यू, देखो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तभी वो खर्च करेगी। गवर्नमेंट के पास क्या आता है, रेवेन्यू। रेवेन्यू कैसे आता है, रेवेन्यू क्या होता है बेसिकली, रेवेन्यू कोई भी ऐसा पैसा जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जनरेट करा गया हो, यानी कि गवर्नमेंट की एक तरीके से इनकम, अर्निंग। गवर्नमेंट की एक अर्निंग क्या कहलाती है, इनकम। और गवर्नमेंट की जो अर्निंग होती है वो कैसे होती है सर, टैक्स इनकम होती है, नॉन टैक्स इनकम भी हो जाती है। नॉन टैक्स इनकम कैसे, अगर जस्ट लाइक फॉरेन ग्रांट्स दिए हैं, मतलब इसने किसी, हमने इंडिया ने किसी एक अदर कंट्री को लोन दिया तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी एक रेवेन्यू का सोर्स है। नॉन रेवेन्यू सोर्सेज कैसे हो जाते हैं सर, नॉन रेवेन्यू, नॉन रेवेन्यू यानी कि जो कोई भी इनकम जनरेट नहीं हो रही है आपको, यानी कि जो कोई भी आपकी इनकम जनरेट नहीं थी वो, लेकिन आपके पास पैसा आया है। जब पैसा आया है, इनकम का पैसा नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है आपने बोरोइंग करी है, आपने उधारी से लिया है। ठीक है, आपने कोई इनकम नहीं करी है लेकिन आपने उधारी से पैसा लिया, तो ये क्या, नॉन रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्चुअल में वो है जो कि आपकी कमाया, मतलब कमाया इन द सेंस कि आपको ये पैसा मिल रहा है, ये रिटर्न नहीं करना है भाई, ये तो आपको रिटर्न करना है, तो ये नॉन रेवेन्यू पैसा है आपका। ठीक, ये क्या है, नॉन रेवेन्यू पैसा आपका। इसके अलावा क्या होता है, रिसीट्स होती हैं। रिसीट्स क्या होती हैं, रिसीट्स बेसिकली क्या होती हैं, जो रेवेन्यू, ये ध्यान रख लेना, बहुत छोटी छोटी चीज़ है। रिसीट्स, रिसिप्ट बोलते हैं कई बार, लेकिन ये रिसीट होता है। आर ई, ये स्पेलिंग गलत लिख दिया जल्दी में, RECEIPTS, चलो पूरा ही लिख देते हैं, RECEIPTS, रिसीट्स। रिसीट्स क्या होती हैं बेसिकली, जो भी मैंने आपको पीछे बताया, रेवेन्यू प्लस नॉन रेवेन्यू जो हुआ है वो आपका रिसीट कहलाता है। ठीक है, रेवेन्यू प्लस नॉन रेवेन्यू सोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, रिसीट बोलते हैं। ये टोटल रिसीट बोल सकते हैं, यानी कि टोटल इनकम, चाहे वो नॉन इनकम हो चाहे कैसा भी पैसा हो। रेवेन्यू से पैसा है, नॉन रेवेन्यू से पैसा है, भले से बोरोइंग से आया हो पैसा, कैसे भी आया हो। मैं एक एक पेज पे एक एक चीज़ लिखूंगा जिससे कि आपके लिए क्लियर होती रहे चीज़। इसके अलावा होता है रेवेन्यू रिसीट्स। एंड व्हाट इज दिस रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब ये होता है कि ये जो है, ये सिर्फ वो पैसा होता है। रेवेन्यू रिसीट्स जो है वो गवर्नमेंट की दो तरीके की होती हैं, एक होती है टैक्स रेवेन्यू रिसीट, एक होती है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक, हालांकि ये इनकम ही होती है, ये रेवेन्यू रिसीट्स मतलब कुल मिला के कुछ नहीं, जो पैसा आया है। एक तो टैक्स, टैक्स रेवेन्यू से आया है, टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, टैक्स के थ्रू जो पैसा आया है। दूसरा
जो नॉन टैक्स के थ्रू आया है, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, मतलब पीछे वाली टर्म को ही एक नया नाम दे दिया, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, ये सारी इनकम है। इसके अलावा क्या होता है, टैक्स रिवेन्यू रिसीट्स होते हैं। टैक्स रिवेन्यू रिसीट्स यानी कि जितना भी पैसा टैक्स की फॉर्म में आया, चाहे वो इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट टैक्स है। टैक्स रिवेन्यू रिसीट्स, टैक्स रिवेन्यू रिसीट, टैक्स रिवेन्यू रिसीट्स यानी कि जो कोई भी पैसा आपका किसके थ्रू आया है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट टैक्स की फॉर्म में, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स की फॉर्म में, इनडायरेक्ट टैक्स की फॉर्म में जो कोई भी पैसा आपके पास आया है वो टैक्स रिवेन्यू रिसीट्स कहलाता है। नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीट क्या होता है, ये एक एक पेज पे एक एक टर्म लिख रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट होता है एक नॉन टैक्स, ऑब्वियसली बात है, जो कि टैक्स के अलावा जो भी आपने पैसा कमाया है, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट यानी कि जो कोई भी पैसा आपने गवर्नमेंट के पास जो कोई भी आया बिना टैक्स के अलावा पैसा। अब वो कौन कौन सा पैसा हो सकता है भाई, वो पैसा ये हो सकता है जो कोई भी प्रॉफिट और डिविडेंड के थ्रू पैसा अर्न करा गया है पीएसयूज़ के थ्रू, पीएसयूज़ के थ्रू जो कोई भी एक प्रॉफिट आया है गवर्नमेंट के पास, ये डिविडेंड के थ्रू। और ये डिविडेंड वगैरह क्या होता है भाई, मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, वो एक बार पढ़ लेना जाके। ठीक, डिविडेंड वही है कि गवर्नमेंट का शेयर होता है भाई, उसमें प्रॉफिट मिलेगा उसको। इंटरेस्ट कमाया हुआ पैसा, जस्ट लाइक उसने बाहर किसी को लोन दिया है, वहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट पे आया हुआ पैसा, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट का पैसा। फिजिकल सर्विसेज, जस्ट लाइक जैसे करेंसी प्रिंटिंग, स्टाम्प प्रिंटिंग, कॉइनेज, मेडल माइनिंग, मतलब फिजिकल सर्विसेज, जस्ट लाइक, यार ऑब्वियसली बात है। ये नॉन टैक्स रेवेन्यू कैसे हैं यार, एक 500 के नोट को खर्च करने में कितना कॉस्ट आ रहा है, 11 रुपये आ रहा है, मान लेते हैं ये 10 रुपये आ रहा है 500 रुपये के नोट में, मार्केट में जाके 490 चल रहा है, तो अल्टीमेटली ये फ़ायदा ही तो है गवर्नमेंट का, है कि नहीं। 10 रुपये कॉस्ट आई है प्रिंटिंग करने की, 490 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि मार्केट में तो 500 का ही चल रहा है ना। तो जितनी भी फिजिकल सर्विसेज जो कि जनरेट करते हैं इनकम गवर्नमेंट के लिए, चाहे वो करेंसी प्रिंटिंग है, स्टाम्प प्रिंटिंग है, कॉइनेज है या मेडल मिंटिंग है। इसके अलावा कुछ जनरल सर्विसेज जो प्रोवाइड करी जाती हैं, ऑल्सो अर्न मनी फॉर द गवर्नमेंट, जैसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन करके वो पैसा कमाती है गवर्नमेंट, जनरल सर्विसेज प्रोवाइड करके। स्टेट वगैरह से नहीं कमाती है पैसा, उसे इधर उधर बिजली वगैरह देने से या दूसरी कंट्री को सामान उमान देने से, इरिगेशन हो, बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने से, इंश्योरेंस से, कम्युनिटी सर्विसेज से, इन सब से पैसा आता है। और जितनी भी फ़ीस पेनल्टीज़ वगैरह होती हैं, जैसे लाइक जैसे ट्रैफिक वगैरह, ये सब क्या लगाते हैं, फ़ीस पेनल्टी वगैरह, फ़ाइन वगैरह जितने भी होते हैं, पेनल्टी फ़ाइन, तो ये जो पैसा होता है ये भी तो आता है गवर्नमेंट के पास, ये भी तो एक इनकम सोर्स है। हालांकि ये नॉन टैक्स रेवेन्यू, क्योंकि ये टैक्स नहीं लग रहा है। ग्रांट्स जो कि गवर्नमेंट को मिलते हैं, ग्रांट्स जैसे कि सामने वाली कंट्री कई बार ये होती है बिना, मतलब ये जो चीज़ें हैं ये आपको रिटर्न नहीं करती होती हैं, सामने वाली कंट्री आपको देती है कि आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं आप अपने यहाँ पे फैसिलिटीज़ को बेहतर करने के लिए। तो ये पैसा जब रिटर्न ही नहीं करना है तो ऑब्वियसली बात है नॉन टैक्स सोर्स है, टैक्स के थ्रू कमाया नहीं है, रिटर्न करना नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है ये आपके लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट का काम करेगा। ठीक है, अब इसके अलावा हम किस पे आते हैं भाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर रेवेन्यू डेफिसिट पे देख लेंगे, फिर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बाद में देखेंगे, पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देख लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि जितने भी एक्सपेंडिचर यानी कि जो भी पैसा खर्च करा गया गवर्नमेंट के द्वारा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि जो भी रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास आया है और वो जो उसने पैसा खर्च कर दिया है तो वो क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। और वो पैसा कहाँ कहाँ खर्च करती है भाई, देखो वो पैसा खर्च करती है इंटरेस्ट पेमेंट पे, खासकर जो कोई भी उसने लोन लिया है बाहर से या इंटरनली अगर लोन लिया है कहीं से तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट करेगी, ठीक है, वो जो उस पर ब्याज लग रहा है। और जो सैलरीज देती है वो सैलरीज देती है, सैलरी देती है, पेंशन देती है, प्रोविडेंट फंड में कुछ पैसा दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा और लगा के, तो उसमें जो पैसा खर्च होगा वो, प्लस सब्सिडीज़ में जो पैसा खर्च होता है वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है, क्योंकि ये आपको कुछ चीज़ बना के नहीं दे रहा है, ये एक इनकम सोर्स नहीं कर रहा है, ये तो सिर्फ आपकी जेब से जा रहा है, ठीक है, डिफेंस एक्सपेंडिचर में हो गया। पोस्टल डेफिसिट हो गया, जो भी पोस्टल डेफिसिट होता है गवर्नमेंट का वो सारा। लॉ एंड ऑर्डर पे जो भी एक्सपेंडिचर हुआ गवर्नमेंट का वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये चीज़ें आपको रिटर्न नहीं कर रही हैं एटलीस्ट, ठीक। एक्सपेंडिचर जो भी सोशल सर्विसेज पे होगा,
एक्सपेंडिचर जो भी सोशल सर्विसेज पे होगा, सारी जितनी भी सोशल सर्विसेज सेक्टर के एक्सपेंडिचर है, चाहे एजुकेशन है, हेल्थ केयर है। हालांकि इस पर डिबेट चलता रहता है यार, एजुकेशन जो है वो तो कल को आपको जाके रेवेन्यू सोर्स बनेगा, ये वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, मैं बता रहा हूँ, तो ये चीज़ें आपके लिए अभी तुरंत में क्या नहीं है, आपको रेवेन्यू जनरेट नहीं करके दे रही है, तो ये तो आपका खर्चा हो रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें एक्सपेंडिचर सोशल सर्विसेज पे, चाहे एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी, पॉवर्टी को एलिवेशन करने में, जनरल सर्विसेज में, टैक्स कलेक्शन में जो पैसा लगता है, ये जो ग्रांट दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन स्टेट्स को या फॉरेन कंट्रीज़ को, ग्रांट्स जो कि दी जाती हैं, यानी कि हम भी तो ग्रांट्स देते हैं ना अपने आसपास की कंट्री को लुभाने के लिए, स्टेट्स को। तो ये सारा पैसा किस में आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, यानी कि ये पैसा तो हमारा खर्च ही हुआ है। इंटरेस्ट के रूप में पैसा देते हैं हम, सैलरीज, पेंशन, सब्सिडीज़, डिफेंस एक्सपेंडिचर, पोस्टल डेफिसिट, लॉ एंड ऑर्डर पे पैसा खर्च, सोशल सिक्योरिटी पे ग्रांट्स वगैरह जो दिए गए हैं स्टेट्स को या फॉरेन कंट्रीज़ को, तो ये सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब कल हम देखेंगे रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, हर एक चीज़ आपको बजट इजीली समझ में आएगा, और बजट में दिखाऊंगा भी कैसे बजट देखा जाता है। ओके, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।